नमस्कार। एक प्रॉमिस के साथ आज का ये लेक्चर मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। प्रॉमिस सिंपल है कि चाहे आपको फाइनेंस आता हो या बिल्कुल भी नहीं आता हो, बावजूद उसके आप आज बैलेंस शीट को सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसे प्रॉपरली इंटरप्रेट करना यानी उसका एनालिसिस करना भी सीख जाओगे। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप कमेंट करके बता देना कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया कि नहीं किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जनरली बैलेंस शीट को काफ़ी टफ माना जाता है, लेकिन है ये बहुत आसान, बट सही तरीके से समझाने वाला चाहिए। तो शुरू करते हैं। आज के हमारी जो बैलेंस शीट की कहानी है पूरी, इसके दो मेन पात्र हैं। पहला है हमजा अली मज़ारी और दूसरा है रहमान बलोच। इन दो कैरेक्टर के इर्द गिर्द आज हम बैलेंस शीट को पूरी तरह से समझेंगे। अब देखिए, अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो आप दोनों में से एक हो। या तो आप स्टूडेंट हो या फिर ऐसे व्यक्ति हो जिन्हें फाइनेंस में करियर करना है, बेसिकली करियर ओरिएंटेड। या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिन्हें करियर नहीं करना है, जो स्टूडेंट भी नहीं है, बट जिन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो बैलेंस शीट वगैरह सब आना चाहिए, तो आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो। तो देखिए, मिस्टर वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आपको एक चीज़ आनी ही आनी चाहिए कि आपको बैलेंस शीट पढ़ना और उसे इंटरप्रेट करना, यानी उसका एनालिसिस करना, ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। और आज हम इन दोनों चीज़ों को समझेंगे, तो आप दोनों में से कोई भी हो, आप बड़े आसानी से आज ये दोनों चीज़ें सीख जाओगे। तो देखिए, जैसे कि हमें पता है कि आज से करीब 20 साल पहले हमजा पाकिस्तान चला जाता है अंडर कवर एजेंट के तौर पर, और वहाँ पर रहमान बलोच की गैंग में वो शामिल हो जाता है। और रहमान बलोच के साथ अब हमजा कुछ नया प्लान करता है, जो धुरंधर मूवी में नहीं दिखाया गया। नया प्लान ये है कि रहमान के साथ बनके वो एक कंपनी की शुरुआत करता है। ठीक है, अब कंपनी आएगी तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आएंगे। तो जनरली कंपनी आई तो कंपनी के 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। कौन से वो? पहला आता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी का, दूसरा आता है बैलेंस शीट, और तीसरा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्विकली आपको बता दूं, ये क्वार्टरली आता है। अभी हमजा और रहमान ये दोनों मिलकर किस चीज़ की कंपनी शुरू करते हैं? एडटेक कंपनी, जहाँ पर ये लोगों को ट्रेन करते हैं अच्छी चीज़ों के लिए, और अलग अलग स्किल्स के लिए इन्हें डेवलप करते हैं कि जैसे भाई किसी को ग्रेनेड कैसे चलाना है, व्हाट्सोएवर। सो कंपनी इनकी क्या है? एडटेक कंपनी है। देखिए, अगर इनकी कंपनी है, इस कंपनी का नाम जो है वो है HAM लिमिटेड। HAM मतलब हमजा अली मज़ारी लिमिटेड। और रहमान बोलता है कि यार मेरे नाम पे नहीं लेते कंपनी, मेरा एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, तुम अपने नाम पे ही रखो। हम 50-50 पार्टनरशिप इस कंपनी में रखते हैं। 50-50 पार्टनरशिप के साथ ये कंपनी HAM लिमिटेड शुरू हो जाती है, बड़ी एडटेक कंपनी, नामी शामी। और ये फिर नामी शामी कंपनी बन जाती है दुनिया भर के HAM लिमिटेड। तो हर कंपनी के 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो जनरली क्वार्टरली आता है। क्वार्टरली का मतलब क्या है? हर 3 महीने में। तो जनरली जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से और वो ख़त्म हो जाता है 31 मार्च को। ये चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए क्विकली इसे समझा देता हूँ। तो 3-3 महीने के क्वार्टर ऐसे कितने हो जाएंगे? 12 महीने के 4 क्वार्टर्स होते हैं। इसे Q1, Q2, Q3 और Q4 बोलते हैं। ठीक है, क्वार्टर 1 आपका 1 अप्रैल को शुरू हो जाएगा, 30 जून को ख़त्म हो जाएगा। 3 महीने हो गए। 1 जुलाई से क्वार्टर 2 शुरू हो जाएगा, देन 3 महीना वो चलेगा। इस तरह से क्वार्टर 4 जो है वो 1 जनवरी को शुरू हो जाएगा और 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का। लेकिन क्या बैलेंस शीट भी क्वार्टरली आती है क्या? नहीं आती। होता क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है? मेनली होता है आपका रेवेन्यू, और फिर सारे एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करने के बाद फाइनली आपको मिलता है नेट प्रॉफिट। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लो आप। तो जो रेवेन्यू है वो 3 महीने में, जैसे लेट से क्वार्टर 4 की अगर हम बात करें तो जैन, फेब, मार्च, इन 3 महीने में कंपनी का रेवेन्यू कितना आया है, मतलब कितने रुपए का माल या सर्विसेज आपने बेची है, वो आपका आ जाएगा कंपनी के रेवेन्यू में। और उसके बाद सारे एक्सपेंसेस, खर्चे वगैरह माइनस करने के बाद उन 3 महीने का नेट प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आएगा। अंडरस्टूड? वहीं पर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो पूरे 1 साल का होता है, और बैलेंस शीट जो होती है वो साल या किसी महीने की नहीं होती, वो एक पर्टिकुलर दिन की होती है। जनरली जो बैलेंस शीट होती है वो 31 मार्च इस दिन की होती है। जब भी आप बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की देखेंगे तो वो 31 मार्च की होती है। तो ये एक स्पेसिफिक दिन की होती है, पीरियड की नहीं होती। प्रॉफिट एंड लॉस एक पर्टिकुलर पीरियड का होता है कि उन 3-4 महीने में क्या रेवेन्यू है, क्या प्रॉफिट आया। कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली एनुअली होता है, उस पर्टिकुलर ईयर में क्या कैश फ्लो रहा है कंपनी का। तो देखिए, बैलेंस शीट जो होती है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर पीरियड की नहीं होती, वो एक दिन की ही बनाई जा सकती है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि बैलेंस शीट में एक टर्म होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स।
अब ये लेट से 31 मार्च को, अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐसी चीज़ है कि वो हर दिन अलग अलग रहेगी, एक पीरियड की लेना वो काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए एक 31 मार्च एक जनरली एक डेट डिसाइड की जाती है। कंपनी 31 मार्च की जो भी बैलेंस शीट रहती है उसकी, वो जनरली 31 मार्च की होती है कि उस पर्टिकुलर डे पर कंपनी के पास कितनी देनदारियाँ हैं, कंपनी के पास उस पर्टिकुलर दिन कितने एसेट्स है, कितनी कैश है, सारी चीज़ें एक दिन की, वो पीरियडिकली नहीं निकाली जा सकती, वो एक दिन की होती है। बाकी जो है वो पीरियडिक होते हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो या फिर कैश फ्लो हो। तो आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस शीट पर। बाकी दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है इस सीरीज में, आगे हम वो भी कवर करेंगे। सो शुरुआत करते हैं बैलेंस शीट से। अब देखिए बैलेंस शीट जो होती है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारी इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट मेंटरशिप की अगली बैच कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आपको फाइनेंस की फील्ड में करियर करना है तो ये प्रोग्राम आपके लिए तो मस्ट ही है। साथ ही अगर आप खुद के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कंपनी का वैल्यूएशन निकालना, उसका बिजनेस एनालिसिस करना और ये पता करना कि कंपनी इन्वेस्ट करने के लायक है या नहीं, मतलब कंपनी बाय करे या सेल करे, डिसीजन कैसे ले, ये सारी चीजें आप इस प्रोग्राम में सीख जाओगे, वो भी खुद ही, जिसके बाद आपको किसी पर भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम आसान भाषा में मैंने ये सारी चीजें यहाँ पर सिखाई है, जो कोई भी व्यक्ति जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड का भी है बड़े आसानी से सीख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो पूरा प्रोग्राम है ये पूरा प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, जहाँ पर हम प्रैक्टिकल केस स्टडीज की बात करते हैं और काफी फनी एग्जाम्पल्स के साथ मजेदार तरीके से पूरी तरह से इसे सीखते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। इसकी फॉर्म लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना है खुद के लिए या फिर करियर बनाने के लिए तो जरूर इसमें एनरोल कीजिए, टाइम बहुत कम है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब देखिए बैलेंस शीट जो होती है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं। ये हो गया उसका एक स्ट्रक्चर। दो साइड्स होती है बैलेंस शीट की, एक में आती है इक्विटी प्लस लायबिलिटी, ये हो गया इक्विटी, और दूसरे में आ गई लायबिलिटी। ये दोनों एक साइड आ गया, इक्विटी प्लस लायबिलिटी। दूसरे साइड में आता है सिर्फ एसेट। मतलब क्या है कि सिंपल ये दोनों साइड जनरली बैलेंस होती हैं, इसलिए इसे बैलेंस शीट कहते हैं। तो इक्विटी प्लस लायबिलिटी, जनरली लोग बोलते हैं कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, नहीं, एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। अब ये इक्विटी क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, मैं सारी चीज़ें समझा देता हूँ। तो हर एक चीज़ मतलब मीनिंग के साथ आपको बताता हूँ, साथ ही उसे एनालाइज कैसे करना है। अब बैलेंस शीट में क्या होता है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज टर्म्स आपको पढ़ने मिलेगी, सारी काम की नहीं होती है, 5-6 ही काम की होती है। कौन सी वो काम की है, कैसे उन्हें एनालाइज करना है, सारी चीज़ें साथ में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले क्विकली आपको बता दूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है उस पर्पज से आप आए हो, तो जनरली ये एक वेबसाइट काफ़ी यूज़ की जाती है। तो ये एक वेबसाइट काफ़ी यूज़ की जाती है, इसका नाम है स्क्रीनर। जैसे हम यहाँ पर नाम टाइप करते हैं टेक महिंद्रा फॉर एग्जांपल, जो कि एक इंडिया की टॉप के आईटी कंपनी में से एक है। तो ये आ गई टेक महिंद्रा। अब ये जो स्क्रीनर प्लेटफॉर्म है, अगर आप जॉब के पर्सपेक्टिव से कर रहे हो, स्टडी भी कर रहे हो, तो ये काफ़ी अच्छा है लर्न करने के लिए, क्योंकि ये एक 1 पेजर है। यहाँ पर आपको जैसे आज के दिन में क्या शेयर प्राइस चल रही है कंपनी की, उससे लेकर उसके सारे रेशोज़, कंपनी का ROC कितना है, कंपनी की डिविडेंड यील्ड कितनी है, कंपनी के शेयर प्राइस के ग्राफ्स और सारी चीज़ें, पी रेशो का ग्राफ और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मिलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट मिलता है, बैलेंस शीट मिलती है। तो ये बैलेंस शीट हो गई। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो यहाँ से आप बैलेंस शीट को अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एनुअल रिपोर्ट से, जो लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं कर रहे, आप स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब पर्पज से कर रहे हो, तो आपको एनुअल रिपोर्ट देखना पड़ेगा। वहाँ पर भी मैं आता हूँ, एनुअल रिपोर्ट से हम सारी चीज़ें समझेंगे। लेकिन यहाँ पर एक शॉर्टर फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का स्क्रीनर पर। शॉर्ट फॉर्मेट में बड़े आसानी से आप ये सारी चीज़ें सीखते हो कि जो इंपॉर्टेंट है, रिजर्व्स कितने हैं कंपनी के, बोरोइंग्स कितने लोन लिए हैं कंपनी ने, कितने फिक्स एसेट्स है कंपनी के, उसमें क्या ग्रोथ हो रही है। और स्क्रीनर की खास बात ये कि एनुअल रिपोर्ट में आप देखोगे तो आपको सिर्फ 2 साल का एनालिसिस आप कर पाओगे, जिस साल का एनुअल रिपोर्ट है वो और उसके पिछला साल, ऐसे 2 साल का डेटा वहाँ पर होता है। अगर आप बैलेंस शीट चेक कर रहे हो 2025 की, एनुअल रिपोर्ट चेक कर रहे हो 2025 का, तो 2022 का डेटा उसमें नहीं रहेगा, 2020 का भी नहीं रहेगा। स्क्रीनर पर क्या है कि अभी मार्च 2026 के पहले का 2015 तक लगभग 9-10 साल का डेटा यहाँ पर आपको 1 शॉट में मिल जाता है एनालिसिस करने के लिए। तो एनालिसिस करने के लिए ये प्रोसेस बड़ी ईजी होती है। अब यहाँ पर बैलेंस शीट जो होती है वो शॉर्टर फॉर्मेट में, ये पूरा फॉर्मेट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ओमिट कर दी है, छोड़ दी है, क्योंकि कई सारी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, जो काम की उन्होंने ले ली। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको सारी चीज़ों का मतलब भी समझना चाहिए, तो मैं उस हिसाब से ही समझाऊंगा आपको कि दोनों के काम बन जाए, चाहे आप इन्वेस्टर हो या फिर स्टूडेंट हो। अब यहाँ पर अगर आपको एनुअल रिपोर्ट में जाना है
ठीक है, कि आपका ऐसा है कि मुझे इससे काम नहीं चलेगा, मुझे डिटेल में जाना है, तो वो भी आज हम कवर करेंगे। तो आज क्या करेंगे, हम स्क्रीनर पर बैलेंस शीट कैसे पढ़नी है वो भी समझेंगे, यहाँ पर कैसे उसे एनालाइज करना है वो भी समझेंगे, एनुअल रिपोर्ट में भी करेंगे। अब एनुअल रिपोर्ट कहाँ से ढूंढे, उसके लिए आपको जाना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स में, और डॉक्यूमेंट्स में जाओगे तो यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट का सेक्शन होता है, उस पर आप क्लिक करोगे कौन से साल का फाइनेंस एनुअल रिपोर्ट आपको चाहिए, ओपन कर लो। जैसे हमें 2025 को ओपन करना है, तो यहाँ पर इट इज़ डाउनलोडिंग नाउ, और ये मैं उसे करता हूँ ओपन, और ये हो गया कंपनी का एनुअल रिपोर्ट ओपन। एनुअल रिपोर्ट में एक सिंपल फॉर्मेट होता है, ऊपर आपको मिल जाएगा टेबल, काफ़ी नीचे जाना पड़ रहा है टेबल के लिए हमें, यहाँ पर जनरली कंपनीज ऊपर ही देती है कन्वीनियंस के लिए, लेकिन यहाँ पर कन्वीनियंस नहीं है, हर कंपनी का थोड़ी बहुत अलग अलग चीज़ें रहती है इस पर्टिकुलर चीज़ में। इंफॉर्मेशन ग्लांस, हाँ यहाँ पर इन्होंने दिया होगा, आ जाओ, हाँ ये आ गया। तो कंटेंट सेक्शन होता है, जनरली बहुत सारी कंपनीज ऊपर ही रख देती है कन्वीनियंस के लिए, यहाँ पर हमें काफ़ी नीचे आना पड़ा। तो यहाँ पर आपको दो तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें मिलेगी। तो यहाँ पर दो तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको देखने मिलेंगे, आप देख सकते हो, एक है स्टैंड अलोन, दूसरा है कंसोलिडेटेड। बहुत सारे लोग आज भी कंफ्यूज हैं दोनों में से कौन सा यूज़ करना है, उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा कि कंसोलिडेटेड चेक करना है या फिर स्टैंड अलोन। तो चलिए क्विकली यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि ये है स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन चेक करनी है या फिर कंसोलिडेटेड। तो देखिए स्टैंड अलोन का मतलब क्या है कि एक कंपनी है, कंपनी का नाम है, हम टेक महिंद्रा का एग्जांपल ले रहे हैं। अब स्टैंड अलोन में क्या आएगा, सिर्फ टेक महिंद्रा के नंबर्स आएंगे, उसकी सब्सिडरी के नंबर नहीं आएंगे। अब जो टेक महिंद्रा है, अब टेक महिंद्रा देखे तो टेक महिंद्रा की कई सारी सब्सिडरीज हैं, जैसे कि कॉम वाइवा, पिनिनफेरिना, काफ़ी कठिन नाम इन्होंने रखे हैं, बॉन ग्रुप, मैड पाओ, और ऐसी कई सारी कंपनीज की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी जो सब्सिडरी में आती है। पेरीगॉड, टेंजिंग, एलिस, टेक महिंद्रा सेमिकॉन, जेन3, इन्फो सॉल्यूशंस, ऐसी कई सारी लंबी कंपनी की लिस्ट है। तो कंसोलिडेटेड में क्या होता है कि मेन कंपनी प्लस उसके सब्सिडरीज दोनों के फाइनेंशियल्स कंबाइंड आपको मिलते हैं। और जब भी हम कंपनी को वैल्यू करते हैं ना, जब भी हम कंपनी का एनालिसिस करते हैं, तो हम ओवरऑल जो भी शेयर प्राइस होती है, जो भी कंपनी का वैल्यूएशन निकलता है, वो कंपनी का खुद का वैल्यूएशन प्लस सब्सिडरीज का वैल्यूएशन, इस बेसिस पर निकलता है। इसीलिए व्हेनेवर यू आर एनालाइजिंग किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट, तो आपको दोनों चीज़ें चेक करनी है। फाइनेंशियल्स आपको कौन से चेक करने, आपको स्टैंड अलोन देखना है अलग से, आप देख लो, बिल्कुल नज़र आप डाल सकते हो कि खुद स्टैंड अलोन कंपनी, वो अकेली कंपनी क्या कर रही है टेक महिंद्रा, बट मेन नज़र आपके कंसोलिडेटेड पर होनी चाहिए कि खुद कंपनी सब्सिडरीज के साथ टोटल क्या जनरेट कर रही है रेवेन्यू, कैसी ग्रोथ हो रही है वगैरह वगैरह, राइट। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर कंसोलिडेटेड देखनी है। हम स्क्रीनर पर भी आपको ये जो चीज़ है, एक मिनट, तो स्क्रीनर पर भी आप बैलेंस शीट करेंगे, 1 मिनट, इफ़ यू क्लिक ऑन बैलेंस शीट तो बाय डिफॉल्ट ही आपको कंसोलिडेटेड फिगर ही दिखाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ क्लिक करने की जरूरत नहीं, ऑल द नंबर्स आर कंसोलिडेटेड फिगर्स ओनली। अगर आपको चाहिए स्टैंड अलोन तो आप फिर स्टैंड अलोन पे क्लिक करो, तो ये आ गया स्टैंड अलोन का नंबर। बट जनरली आइडियली जो नंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कंसोलिडेटेड में होते हैं, बिकॉज दैट इज द नंबर दैट यू शुड चेक। आइडियली यही नंबर आपको चेक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होगी ये चीज़ सॉल्व। अभी बैक टू पवेलियन, अब हम बात कर रहे थे कि तीन, एक मिनट, लेट मी इरेज दिस। अब हमजा और रहमान पर वापस आने से पहले क्विकली हम समझते हैं कि भाई लायबिलिटी में मेनली दो पार्ट्स होते हैं। इक्विटी में जनरली कुछ ज़्यादा नहीं होता है, दो ही टर्म्स होती है, शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी, दोनों पर भी मैं आऊँगा। और लायबिलिटी में मेनली दो तरह की लायबिलिटीज होती है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। शॉर्ट टर्म मतलब अब ये ओवरऑल क्या होता है, इसे सिंपली इस तरह से देखिए कि इक्विटी प्लस लायबिलिटी, यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि पैसा कहाँ से आया, और एसेट साइड में होता है कि पैसा कहाँ यूज हुआ। ये बेसिक इसकी आइडिया आ जाती है आपको व्हेन यू एनालाइज, ठीक है। जब आप बैलेंस शीट एनालाइज कर रहे हो तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आया है और किस तरह से वो यूटिलाइज हुआ है, दैट्स इट।
तो इसके साथ साथ आपको यहाँ पर लाइबिलिटी भी पता चलती है। लाइबिलिटी मतलब देनदारियाँ कौन कौन सी है कंपनी के ऊपर, कंपनी के पास क्या क्या और अलग अलग अजीबोगरीब एसेट्स है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलती है। बट मेन थॉट प्रोसेस ये है कि पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ पर यूज़ हुआ। तो देखिए, जब हमजा ने ये कंपनी शुरू की एच ए एम लिमिटेड, तो ये एक एडटेक कंपनी है। एंड जब भी एक कंपनी फॉर्म होती है, इसमें फिलहाल शुरुआत में, अब देखिए ये जो कंपनी होती है, कोई भी कंपनी, वो एक न्यूट्रल एंटिटी होती है। क्या होती है? ये एक न्यूट्रल एंटिटी होती है, यानी कि कंपनी का खुद का कुछ नहीं होता है। एच.एम. लिमिटेड का खुद का कुछ नहीं है। उसे जो प्रॉफिट होगा वो क्या कंपनी रखेगी? नहीं, कंपनी तो बस नाम के लिए एक स्ट्रक्चर है। जो भी है वो किसका है? उसके ओनर्स का है, राइट? जो भी है उसके ओनर का है। रिलायंस है, रिलायंस का प्रॉफिट दिख रहा होगा, है किसका? मेनली अंबानी जी का। टाटा ग्रुप, अलग अलग कंपनी से बड़े बड़े प्रॉफिट दिखते हैं, किसका? उसके ओनर्स का। जनरली बहुत सारी जो ट्रस्ट्स हैं, सर रतन टाटा ट्रस्ट होगी, जे.आर.डी. टाटा ट्रस्ट है, और कई सारी ट्रस्ट है उनकी छोटी मोटी, वो ओन करती है टाटा सन्स को, उनकी पेरेंट कंपनी को। तो अल्टीमेटली पैसा जो है वो ओनर का है। अब ओनर चाहे कोई भी हो, इस केस में फिलहाल ओनर जो है वो कौन कौन है? तो हमजा है, और यहाँ पर रहमान है। और इन्होंने क्या किया है कि शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट कर दी। शुरुआत में इन्होंने क्या किया, हमजा ने 50% ओनरशिप हमजा के पास थी, रहमान के पास 50% थी। बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि हमें ग्लोबल ब्रांड बनाना है एडटेक में, बढ़िया तरीके से लोगों को एजुकेट करना है, तो हमें इसे लिस्ट करना पड़ेगा। तो ये जाते हैं और लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर इसे लिस्ट करते हैं, इस कंपनी को, एच.एम. लिमिटेड को। जिसके चलते ये लोग क्या करते हैं कि अपने शेयर्स कुछ बेच देते हैं लोगों को। पब्लिक भी इसमें खरीदती है, ठीक है, शेयर्स खरीदती है। तो बाद में ये इनका जो स्टेक है वो कुछ इस तरह हो जाता है कि हमजा का हो जाता है कंपनी में 40% स्टेक, रहमान का हो जाता है 40%, और रेस्ट 20% हो जाता है पब्लिक का। किसका? पब्लिक का। अब ये कैसी प्रोसेस होती है इसको भी मैं आपको क्विकली समझाता हूँ, ताकि आपको इक्विटी ये सेक्शन बड़े आसानी से समझ में आए, बस बने रहिए। तो देखिए, एक चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए कि बैलेंस शीट का मतलब हमने समझ लिया, हम एच.एम. लिमिटेड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और बैलेंस शीट का हमने मतलब समझ लिया। मतलब ये है कि पैसा कहाँ से आया और वो कहाँ पर यूटिलाइज हुआ। तो जनरली कोई भी कंपनी जब शुरू होती है तो पैसा दो जगह से आता है, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए इसे। पहला पैसा आता है दो जगह से, पहला आता है इक्विटी से, दूसरा आता है डेट यानी कर्जे से, ठीक है। इक्विटी मतलब क्या है? कंपनी के ओनर्स को भी तो पैसा डालना पड़ेगा, तभी तो कंपनी बनेगी। तो हमजा और रहमान, इन्होंने शुरुआत में कुछ पैसा कंपनी में डाला। लेट्स से दे पुट इन 10-10 करोड़ रुपए ईच। तो ये जो पैसा उन्होंने डाला, उसके बदले में उन्होंने कंपनी में शेयर्स ले लिए थे। शुरुआत में 50-50 था, बाद में अभी उनके पास 40-40 है, ठीक है। तो पैसा इक्विटी से आता है। इक्विटी मतलब क्या है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स ने डाला हुआ पैसा, शेयर होल्डर्स या ओनर्स, ठीक है। तो इस केस में हमने देखा कि 3 ओनर्स अभी बन गए, हमजा, रहमान और पब्लिक। तीनों ने पैसा डाला है। तीनों ने जो पैसा डाला है उसके बेसिस पर कंपनी के इक्विटी कैपिटल आ गया, ठीक है, पैसा आ गया। अब जनरली क्या होता है कि शेयर मार्केट का, या फिर ये जो भी है, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड भी कंपनी हो, जैसे हमारी कंपनी है इकाशी फिनटेक, तो इकाशी फिनटेक में क्या है कि जो भी पैसा हमने डाला, ठीक है, सो दैट इज द इक्विटी। मतलब वो फाउंडर, या फिर आप ले लो प्राइवेट कंपनी तो फाउंडर और जो डायरेक्टर है उन्होंने डाला हुआ पैसा। वहीं पर अगर पब्लिक कंपनी है तो प्रमोटर्स और पब्लिक ने कितना पैसा डाला वो जनरली आपको इक्विटी से पता चलता है, ठीक है। अब इसमें एक सिंपल सी चीज़ होती है कि इक्विटी की खासियत क्या है। कंपनी दो तरीके से पैसा रेज करती है, पहला है इक्विटी, दूसरा है डेट। अब इक्विटी के केस में कंपनी को पैसा रिटर्न नहीं करना पड़ता, पैसा रिटर्न नहीं करना पड़ता, ठीक है। कंपनी क्या देती है? कंपनी की ओनरशिप दे देती है। हमजा और रहमान ने तो पहली कंपनी शुरू कर दी, उन्होंने और पैसा उन्हें चाहिए था, तो उन्होंने पैसा पब्लिक से लिया। किससे लिया? पब्लिक से लिया, और बदले में पब्लिक को 20% स्टेक दे दिया, ठीक है। तो यहां पर कंपनी में ओनरशिप मिल जाती है उनको। तो इक्विटी की खास बात कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि कंपनी को वो पैसा रिटर्न नहीं करना है, कि कंपनी चाहे प्रॉफिट में हो लॉस में हो, वो झंझट नहीं कि मेरे को पैसा देना है भाई वापस। लेकिन डेट यानी जब हम कर्जे की बात करते हैं, इन दैट केस, यानी कि आप बेसिकली लोन ले रहे हो बैंक से, तो उस केस में क्या है, आपको पैसा रिटर्न करना है सूद समेत, यानी कि जो भी इंटरेस्ट आप फिक्स किया था 12%, 13%, 15%, बिजनेस लोन के लिए जनरली ज़्यादा होता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट इंटरेस्ट रेट आपको पैसा रिटर्न करना है। तो ये हेडेक है, कर्जा हेडेक है, इक्विटी नहीं है, और इसीलिए बहुत सारी कंपनी शेयर मार्केट से पैसा उठाती है। आईपीओ आते हैं कंपनी के। व्हाट इज आईपीओ? आईपीओ इज नथिंग बट यू आर रेजिंग मनी फ्रॉम पब्लिक,
पब्लिक इशू, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फुल फॉर्म ही इसका बताता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आप पब्लिक को शेयर्स बेच रहे हो, बदले में पैसा ले रहे हो, कंपनी को मिला पैसा, ज़्यादा झंझट नहीं है, कंपनी की ओनरशिप थोड़ी दे दी, बात खत्म, क्लोज। फिर वो झंझट नहीं है कि यार, अब देखिए दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कंपनीज किस वजह से डूबती है? विजय माल्या का एग्जाम्पल है। अब वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट करती थी, टीवी, वॉशिंग मशीन, बहुत सारे लोगों के घर में आज भी होंगे, क्यों फेल हुई? बेसिकली कर्जा। सो डेट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। तो बहुत सारी कंपनीज डेट की तरफ जाती नहीं। वो क्या बोलते हैं, भाई हम इक्विटी से पैसा उठाएंगे, डूबेंगे तो नहीं। हो सकता है कई बार हमें ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़े, यानी ज़्यादा शेयर देने पड़े जो लोग पैसा डाल रहे कंपनी में, बट कंपनी डूबेगी तो नहीं। इसलिए हम कंपनी को क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट हो गई। बैंकरप्ट हो गई, दिवालिया होगी। बैंकरप्ट कंपनी कब होगी? जब लोन है। अब कंपनी के ऊपर लोन ही नहीं है, कोई बड़ी देनदारियाँ ही नहीं है, तो कंपनी बैंकरप्ट कैसे होगी? अंडरस्टूड? तो ये दो तरीके की कैपिटल फ्लो आता है कंपनी के पास। आपको एज एन एनालिस्ट आपको क्या देखना है कि डेट शुड नॉट बी वेरी हाई। अब ये डेट कितना होना चाहिए? ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए बात करेंगे जब हम डेट की बात करेंगे। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लो। अभी हम फ्लो की बात कर रहे हैं। तो इक्विटी के साथ साथ दो और पार्ट्स होते हैं बैलेंस शीट में। एक साइड में इक्विटी प्लस लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी में दो पार्ट आते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब कैसा कि 5 साल के लिए लिया गया लोन। आप मुझे बताइए लॉन्ग टर्म में आएगा या शॉर्ट टर्म में आएगा? ये लॉन्ग टर्म में आएगा। तो जनरली बैलेंस शीट कैसे डिफाइन करती है कि अगर लोन 1 साल से ज़्यादा है तो दे विल कैलकुलेट एज अ लॉन्ग टर्म लोन, और अगर लोन वो 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए है तो लोन कैसा हो गया? जैसे कि लोन लिया है 6 महीने के लिए कंपनी ने ले लिया, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म लोन। और शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म तो 1 ईयर का क्राइटेरिया है। 1 साल से ज़्यादा यानी आपका हो गया लॉन्ग टर्म, 1 साल से कम यानी हो गया आपका शॉर्ट टर्म। इजी एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। तो अभी लाइबिलिटी साइड में हमने देख लिया। अब इसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म नहीं लिखते। देखिए क्या है ना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखे जाते हैं, तो इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। सो लॉन्ग टर्म को यहाँ पर लिखा जाता है नॉन करंट लाइबिलिटी। थोड़ी हैंडराइटिंग मेरी ये है, समझ लेना, थोड़ी खराब है। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म को बोला जाता है करंट लाइबिलिटी। ठीक है, कहानी खत्म। ठीक है, आपको दो चीजें मिलेगी वहां पर। करंट लाइबिलिटी, करंट मतलब शॉर्ट टर्म है, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म है। ये आपको दिमाग में समझ लेना है। सिमिलरली एसेट्स में भी अगर हम देखें तो एसेट्स में भी आपको दो तरीके के एसेट्स मिलेंगे। पहले है लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म मतलब क्या? नॉन करंट एसेट्स। और दूसरा सेक्शन आपको मिलेगा शॉर्ट टर्म एसेट्स का, उसको हम कहेंगे करंट एसेट्स। तो बेसिकली इतनी है बैलेंस शीट आपकी, दैट्स इट। इक्विटी सेक्शन, इक्विटी मैंने समझा दिया, शेयर होल्डर से आया हुआ पैसा, वो मेनली आपका हो गया। उसके अलावा एक और सेक्शन होता है वहां पर अदर इक्विटी, बात करेंगे, मैं बता दूँ आपको। दिन आता है लाइबिलिटी, लंबे समय की देनदारियां, बैंक वैंक की, बाकी चीज़ों की। फिर आती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, एंड देन एसेट्स में हमें पता चलेगा भाई लॉन्ग टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स। सो दैट्स इट। बैलेंस शीट में ये तीन चीज़ें होती हैं। आपका गोल क्या है? पैसा कहाँ से आया है, मेक श्योर करना है कि लोन से ज़्यादा ना आया हो, नहीं तो तकलीफ है। पैसा कहाँ यूज़ हुआ है, वो सही से यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ आपको कहाँ से पता चलेगी? बैलेंस शीट से। ठीक है, और साथ ही आपको बैलेंस शीट से एक दो ऐसे भी चीज़ें पता चलती है कि बहुत सारी कंपनीज इंडिया में झोल करने लगी है, दे आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ मनीपुलेशन। वो मनीपुलेशन भी आप बैलेंस शीट से पता कर सकते हो। अभी कैसे पता कर सकते हैं? उसे फॉरेंसिक एनालिसिस कहते हैं, जहाँ पर डीप में जाके चीज़ें खंगाल कर लाते हैं कि यार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और क्या गड़बड़ कंपनी कर रही है। तो उसकी भी एक दो चीज़ें हम यहाँ पर आज समझने की कोशिश करेंगे। सो नाउ मूविंग टू द एनुअल रिपोर्ट। सो वापिस हम जाते हैं थोड़ा हमारा टेक महिंद्रा वाली कंसोलिडेटेड। आपको ये तो पता चल गया अभी स्टैंड अलोन चेक करना है या फिर कंसोलिडेटेड। ये इन्होंने बहुत नीचे रखा है यार। सो यहाँ पर हमें नंबर मिल जाता है, पेज नंबर 535 पर कंसोलिडेटेड हमें मिल जाएगा। सो विल गो टू पेज नंबर 535। 535।
ये आ गए हम 535 पे लगभग, और थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा हमें। कई बार लिखते तो 535 है लेकिन थोड़ा नीचे जाना पड़ता है। नहीं नहीं 506 ही चल रहा है अभी। कई बार यहाँ पे जो नंबर दिखता है ना, ये वाला और ये वाला, थोड़ा फ़र्क रहता है इनमें, थोड़ा नीचे और जाना पड़ेगा। तो ये आ गया कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसकी हमें ज़रूरत है। और इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा बैलेंस शीट होता है, ऑडिटर्स रिपोर्ट आती है, और उसके बाद आ गया हमारा, आ गई बैलेंस शीट। ऑडिटर्स रिपोर्ट यहाँ पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, हो जाओ भाई। एंड हियर वी गो, सो वी हैव कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट राइट नाउ। ये डेट आप, मैंने जो चीज़ समझाई थी आपको कि बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की होती है, एज एट 31 मार्च 2025। उस दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ समझ लेते हैं। उस दिन क्या क्या है कंपनी के पास। शुरुआत करेंगे एसेट से। अब एसेट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनी है तो आपको एसेट्स वगैरह देखने हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या है, किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर हो रही है, वो सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। आपको स्केल के बारे में पता चलता है कि अगर हाँ एसेट बढ़ा रहे हैं, बाकी चीज़ें बढ़ा रही है, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ चल रही है। अब क्योंकि IT कंपनी है तो वहाँ पर ये नंबर मीनिंगफुल नहीं है। लेकिन अगर आप कोई वारी एनर्जीज देखते हो, अगर आप कोई टाटा मोटर्स देखते हो, अगर आप कोई और ऑटोमोबाइल कंपनी TVS जैसी देखते हो, और कोई सेमीकंडक्टर कंपनी देखते हो, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखते हो, तो ये नंबर आपको देखना पड़ेगा। जिसमें क्या पता चलता है पहले नंबर में कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कंपनी के पास कितनी फैक्ट्रीज है, क्या है क्या नहीं है, राइट। सिंपल, मतलब यहाँ पर कंपनी के पास फैक्ट्रीज कितनी है, उसमें मशीनरीज है। अगर IT कंपनी है तो इनके पास क्या है कि इनके भी IT ऑफिसेस तो है ही, तो वो आ जाएंगे। इनको कोई प्लांट्स वगैरह है तो वो आ जाएंगे। उसके अंदर का जो फर्नीचर है, बाकी चीज़ें जो भी इनका इक्विपमेंट्स वगैरह है, वो भी यहाँ पर काउंट हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, ये यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का मतलब नाम में ही छुपा है, तो उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं। रादर देन विल फोकस ऑन कि कौन कौन सी चीज़ें आपको किस तरह से एनालाइज करनी है। सेकेंड चीज़ है आपकी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कंपनी मान लो कि टेक महिंद्रा अभी एक नया प्लांट स्टार्ट कर रही है, नई मतलब टेक महिंद्रा लेट से एक नया ऑफिस बना रही है नागपुर में। 2 लोकेशन उन्होंने फाइनलाइज किए कि एक ऑफिस हम बनाते हैं एक्स्ट्रा का ज़्यादा, एक बनाते हैं नागपुर में, और दूसरा हम बनाते हैं एक और एडिशनल ऑफिस बनाते हैं गुड़गांव में। तो ऐसे में उसका काम उनका शुरू हो जाता है। दोनों बिल्डिंग्स अभी बन रही हैं लेकिन पूरी नहीं हुई, सो दैट विल कम अंडर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, अगर HAM लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये लोग भी प्लान करते हैं कि हम पाकिस्तान में वगैरह तो हमने बहुत कुछ कर लिया, अब इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं, तो ये US में चले जाते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प से बात करते हैं कि हम वहाँ पर भी अपना टेक का जो साम्राज्य वो बढ़ाना चाहते हैं। और हमजा को एक टारगेट मिलता है कि वहाँ से US से भी, अभी US भी काफ़ी कुछ कर रहा है, तो US से भी इन्फॉर्मेशन निकालनी है तुमको। तो हमजा जाता है, डोनाल्ड ट्रम्प के साथ फोटो वोटो खिंचवाता है, मीटिंग कर लेता है और बोलता है कि यहाँ पर भी हम 1-2 हमारे ऑफिसेज बनाते हैं। तो ये सिलिकॉन वैली में चले जाते हैं जो सैन फ्रांसिस्को में है, और वहाँ पर जाकर अपने ऑफिस का काम शुरू कर देते हैं। तो जो बिल्डिंग बन रही है दैट कम्स अंडर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। पूरी नहीं हुई, जब वो पूरी हो जाएगी तब वो जाएगी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। ठीक है, नाम में ही पता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, चल रहा है अभी काम, पूरी नहीं हुई, पूरा होने के बाद यहाँ पर चला जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। कितनी अमाउंट है, ये अमाउंट आपको जनरली अलग अलग टर्म्स में, कुछ कंपनीज करोड़ में लिखती है, कुछ कंपनीज रुपी मिलियन में लिखती है। मुझे तो ये स्टूपिडिटी लगती है, रुपी में मिलियन क्या है यार। रुपी में आप रुपी में 1000 लिखो, लाख लिखो, करोड़ लिखो, बात खत्म। डॉलर है तो 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, सिंपल। बट आई डोंट नो कि मेनी कंपनीज लिखती है रुपी इन मिलियन। अब वो पढ़ने के लिए इतना तकलीफ वाला काम है, तो स्क्रीनर उसको काफ़ी इजी कर देता है। इफ़ यू लुक एट द स्क्रीनर, ये सारे नंबर्स करोड़ में होते हैं। अगर मैं टेक महिंद्रा की बात करूँ, बैलेंस शीट देखूँ इसकी, तो यहाँ पर जो भी नंबर्स है फॉर एग्जाम्पल ये सारे करोड़ में हैं, तो रीड करने के लिए काफ़ी ईजी होता है। वही यार टेक महिंद्रा की बात करें तो रुपी मिलियन में लिखा है। अब आप ही देखिए कि कितना टफ जाएगा आपको ये पढ़ने में। रुपी मिलियन मतलब आपको एक डॉट लेफ्ट में जाना है, तो ये जो नंबर आएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दैट इज 380 करोड़ हो गया है। एंड एक डॉट यहाँ पे करने के बाद पिछले साल का कितना था, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ज़्यादा थी, 2500 करोड़ के आसपास थी। इस साल वो 2380 करोड़ हो गई है, थोड़ा कम हो गई है। सिमिलरली कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पहले 101 करोड़ थी, अभी 20 करोड़ हो गई है, एक डॉट यहाँ पर लेके। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी पता चलती है। अब IT कंपनी तो इसके लिए दोनों नंबर्स उतने मीनिंगफुल नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग या कोई कंपनी है जिसको सामान वामान की ज़रूरत है, बहुत सारा सेटअप चाहिए होता है, चाहे वो कार मेकिंग कंपनी हो, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर कंपनीज हो,
वहाँ पर ये 2 नंबर मीनिंगफुल है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन देखना मांगता है। अब तीसरी चीज़ है राइट ऑफ यूज एसेट। इसका क्या मतलब है? ये भी बहुत मीनिंगफुल नंबर नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं तो ये नंबर हमें क्या बताता है? तो राइट ऑफ यूज एसेट, ठीक है। अब राइट ऑफ यूज एसेट हमें ये बताता है, तो लेट से जो HAM है, हमजा अली मज़ारी लिमिटेड, इनको अभी एक अपना सैन फ्रांसिस्को में तो अपना ऑफिस बना ही रहे हैं, लेकिन एक ऑफिस इनको भी रेंट पर लेना है, ठीक है। रेंट पर, खुद का नहीं, रेंट पर ले रहा है। रेंट पर कहाँ पर ये ले रहे हैं? ल्यारी में ले रहे हैं। वहाँ पर रेंट है लेट से 1 करोड़ पर एनम। इस हिसाब से 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए ल्यारी में ये लोग ऑफिस ले रहे हैं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो 5 साल के लिए उन्होंने अग्रीमेंट वगैरह कर लिया है। तो राइट ऑफ यूज एसेट में क्या आएगा कि 1 साल का तो ये हो गया 1 करोड़, 5 साल का कितना हो गया? 5 करोड़। तो राइट ऑफ यूज एसेट में आपके आ जाएंगे 5 करोड़ रुपीज। मतलब आपके पास वो राइट है उस प्रॉपर्टी को यूज करने का, और ये अमाउंट अपने खैर कंपनी ने दी नहीं है, बट 5 साल की टोटल निकल कर आ जाती है। तो राइट ऑफ यूज एसेट में ये अमाउंट आ जाएगी कि ये 5 करोड़, एक साल आप 1 करोड़ दोगे, ऐसा 5 साल के लिए 5 करोड़ हम देंगे, और ये हमारा राइट ऑफ यूज एसेट बन गया है 5 साल के लिए, जिसकी वैल्यू हो गई है 5 करोड़ रुपए, ठीक है, सिंपल। तो राइट ऑफ यूज एसेट भी देखा जाए तो अगेन दिस इज नॉट अ वेरी मीनिंगफुल नंबर, ये जनरली कुछ ज़्यादा बड़ा होगा नहीं। सो यहाँ पर देखेंगे तो 1518 करोड़ है, और पिछले साल ये 960 करोड़ था। तो रेंट और बाकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है आपने ली है कुछ टाइम के लिए, राइट आप यूज़ कर रहे हो, उसका खुद के नहीं है। अब यहाँ पर जो बाकी की जो टर्मिनोलॉजीज है मैं क्विकली फटाफट आपको समझा देता हूँ, ज़्यादा कुछ मीनिंगफुल नहीं है। जो मीनिंगफुल नंबर रहेगा वहाँ पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब क्या है? मतलब वो प्रॉपर्टी जो कंपनी ने खुद के लिए नहीं खरीदी, वो कंपनी ने रेंट पर देने के लिए ले लो, या उस माइंडसेट से लिए कि ये इन्वेस्टमेंट है मेरी, यहाँ से मुझे या तो रेंट लेना है या तो कुछ तो भी करना है, किसी को यूज करने के लिए दे दिया कि भाई मुझे यहाँ से पैसा बना कर दे दे, सो ऑन सो फोर्थ। जनरली तो उस तरह की प्रॉपर्टीज को जनरली रेंट पे ही देते हैं, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। अगेन इसका भी कोई ज़्यादा मीनिंगफुल मतलब नहीं है। नेक्स्ट चीज़ आती है गुडविल। अब गुडविल का मतलब क्या होता है कि कई बार कंपनीज क्या करती है कि वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ गुडविल। अब कई बार क्या होता है कि अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गुडविल की। गुडविल में क्या होता है कि कई बार कंपनी एक कंपनी को अक्वायर करती है, जैसे हमजा अली मज़ारी कंपनी जो है ये खनानी ब्रदर्स को अक्वायर करती है। खनानी ब्रदर्स कितने में अक्वायर करती है? 10 करोड़ रुपए में, कि भाई तुम्हारा जो नकली कारोबार है वो सब हम ले लेते हैं, 10 करोड़ का बिजनेस है, 10 करोड़ में खरीद लेते हैं। लेकिन खनानी ब्रदर्स के जो नेट एसेट्स है, इसके जो नेट एसेट्स है ना, वो 10 करोड़ नहीं है। नेट एसेट्स जो है वो मात्र 5 करोड़ की है। अब व्हाट इज नेट एसेट्स? नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। टोटल लाइबिलिटीज, ठीक है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि जनरली जो होते हैं ना एसेट्स हमेशा कंपनी के लाइबिलिटी से ज़्यादा ही होते हैं। इक्विटी हमने बाजू में रखा है, तो एसेट्स कंपनी के टोटल लाइबिलिटी से ज़्यादा ही रहेंगे। तो लेट से खनानी ब्रदर्स के टोटल एसेट्स है 10 करोड़ के और टोटल लाइबिलिटीज है 5 करोड़ की, जिसके चलते उनके नेट एसेट्स बन गए 5 करोड़ के। तो ऐसे में नेट एसेट्स तो 5 करोड़ हैं, लेकिन कंपनी के लिए हमजा अली मज़ारी कंपनी ने कितने पैसे दिए? 10 करोड़ रुपए। तो ऊपर के 5 करोड़ बैलेंस शीट में गुडविल के नाम पर लिखाए जाएंगे। ये 5 करोड़ क्या होगा इस केस में? गुडविल। गुडविल मतलब क्या है कि भाई कंपनी का रेपुटेशन है, ब्रांड है, उसलिए हमने ज़्यादा दिए। और जनरली जब भी आप खुद भी किसी कंपनी को अक्वायर करेंगे तो हमेशा वो कंपनी 99.99% टाइम नेट एसेट्स से ज़्यादा वैल्यू पे आपको खरीदना पड़ेगा। नेट एसेट्स पे वैल्यूएशन नहीं निकलता है कंपनी का, तो ऐसे केस में आपकी गुडविल उस केस में क्रिएट हो जाएगी, जो आपकी बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। तो नेट एसेट्स के ऊपर आप सामने वाली कंपनी को जितना भी पैसा दे रहे हो वो सारा कहाँ लिखा जाएगा? कंपनी की बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, कहाँ में? गुडविल में। ठीक है, सिंपल। देन दैट्स अ गुडविल नंबर। अगेन बहुत ज्यादा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम हमारी है अदर इंटेंजिबल एसेट्स, यानी ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते। जैसे कि हम प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट देखें तो ये ऐसे एसेट्स होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी हो गई, प्लांट हो गया, इक्विपमेंट है, जिन्हें आप छू सकते हो। ये बोर्ड है तो ये कौन सा है? टेंजिबल एसेट है। लेकिन कंपनी ने अपने खुद के यूज के लिए लेट से एक सॉफ्टवेयर बनाया है, 10 करोड़ रुपए उसमें खर्चे कर लिए, तो वो किस में आएगा? वो जो एसेट है कंपनी का वो आएगा इंटेंजिबल एसेट्स में। तो कंपनी के कुछ सॉफ्टवेयर खुद के लिए बनाए, कंपनी ने कुछ
पेटेंट लिए है, ट्रेडमार्क लिए, तो वो सारी चीजें आपको अदर इंटेंजिबल एसेट्स में यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आता है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, यानी कंपनी अपने लिए कोई सॉफ्टवेयर या पेटेंट बना रही है, प्रोसेस चल रही है, पूरी नहीं हुई है, तो वो आएगा अंडर डेवलपमेंट में। डेवलप होने के बाद वो अदर इंटेंजिबल एसेट्स में चला जाएगा। देन उसके बाद अगर हम मेन चीजों की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी एक दो चीजें हैं टर्म्स, टैक्स वैक्स की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफर्ड इनकम टैक्स होता है, डिफर्ड नॉर्मल टैक्स एसेट्स भी होते हैं। तो कई बार अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ डिफर्ड इनकम टैक्स का, तो कई बार कंपनी क्या करती है कि एडवांस टैक्स पे कर देती है 10 करोड़ का, लेकिन साल के एंड में पता चलता है कि 10 करोड़ नहीं 8 करोड़ ही भरने थे, तो जो ऊपर के 2 करोड़ रुपए है वो डिफर्ड इनकम टैक्स हो गया आपका। इसी तरह नॉर्मली भी कई बार कंपनी ज़्यादा टैक्स पे कर देती है और ऐसे में बाद में कंपनी को वो पैसा है तो एडजस्ट हो जाता है कई बार, तो ऐसे केस में उसे डिफर्ड टैक्स कहते हैं। वो एसेट्स है, और हमेशा याद रखना कि टैक्स के केस में एसेट्स लिखा है मतलब पैसे मिलने हैं या हमने ज़्यादा पे किए हैं इन दैट केस। जब ये टैक्स लायबिलिटी साइड आता है मतलब पैसे देने हैं, तो लायबिलिटी है तो वो फिर तकलीफ है, एसेट्स है तो फिर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एसेट साइड में देखें तो सबसे मीनिंगफुल नंबर आता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है तो ये एक चीज़ है जो आपके काम की हो सकती है अच्छी खासी, वो है इन्वेस्टमेंट्स। क्या आप कंपनी में और भी कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्या? कई सारी कंपनीज यहाँ पर स्टॉक मार्केट में पैसा डाल देती है, कई सारी कंपनीज म्यूचुअल फंड खरीदती है। अगर वो नंबर आपका बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है, तो उस पर आप ध्यान दे सकते हो, छोटा है तो छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर 235 करोड़ की है, लास्ट ईयर 412 करोड़ की थी, कम हो गई है। छोटे मोटे तो ठीक है, बहुत ज़्यादा है तो कंपनी के लिए एक बड़ा एसेट वो बन जाता है, क्योंकि कई बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट की अमाउंट भी 12-15% से बढ़ती रहती है। तो अगर कंपनी के पास वो एसेट्स बहुत ज़्यादा है तो आप ध्यान दे सकते हो। बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में जिनके पास बहुत बड़े बड़े एसेट्स उन्होंने लेके रखे हैं, तो ऐसे केस में आप उन पर ध्यान दे सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स पर। देन यहाँ पर तो ये देखिए, ये नॉन करंट एसेट्स की हम बात करें, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स की। इसमें ट्रेड रिसीवेबल एक ऐसा नंबर है जिस पर मैं थोड़ा ध्यान देना चाहूँगा। ट्रेड रिसीवेबल इस केस में जो है वो बिल ट्रेड रिसीवेबल जो है वो बहुत कम है। और देखिए नेक्स्ट जो टर्म है यहाँ पर वो है ट्रेड रिसीवेबल्स। तो लॉन्ग टर्म में ट्रेड रिसीवेबल कंपनी का कुछ ज़्यादा है नहीं। सो व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल, इसका भी मैं आपको मतलब और सारी चीज़ें समझा देता हूँ। और ये सेम चीज़ें आपको करंट एसेट्स में भी देखने मिलेगी। इन्वेंट्रीज कितनी है, व्हाट इज इन्वेंट्री नाउ। तो लेट्स से कि खनानी ब्रदर ने 100 करोड़ की नकली नोटें बनाई, जिसमें से 80 करोड़ की नोटें बेची गई, 20 करोड़ की वैसी है, दैट 20 करोड़ इज समथिंग व्हाट वी कॉल्ड इन्वेंट्री। ठीक है, कंपनी ने 100 कारें बनाई, 80 कारें बेची गई, 20 कारें पड़ी हुई है, दैट इज योर इन्वेंट्री। ठीक है, सिंपल मतलब। तो इन्वेंट्री यहाँ पर ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कंपनी, तो यहाँ पर नहीं होगा। कोई कार वाली कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग है, तो वहाँ पर आपको वो नंबर मिलेगा और वो आपको देखना चाहिए फिर कि कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो उस केस में आपको जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उस केस में आपको इन्वेंट्री देखनी पड़ेगी। इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर वो एकदम ज़्यादा है तो फिर तकलीफ है, जितनी कम उतना बेटर। अब यहाँ पर भी आपको इन्वेस्टमेंट्स दिखेगी। इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर कौन सी है, करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए की गई इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा काम की नहीं है। इससे ज़्यादा मीनिंगफुल नंबर नॉन करंट एसेट्स की इन्वेस्टमेंट का जो लॉन्ग टर्म के लिए की गई हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आती है ट्रेड रिसीवेबल। आप शॉर्ट टर्म में देखोगे ट्रेड रिसीवेबल बहुत ज़्यादा है, 6500 है, लास्ट ईयर 7000 था। अब ये जो ट्रेड रिसीवेबल है, ये कई बार जो कंपनीज है, कई सारी कंपनी यहाँ पर झोल वगैरह करती है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ और ये आपको ट्रेड रिसीवेबल से पता चल जाता है। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड मिष्टान फूड। क्या नाम है, मिष्टान फूड। अब कंपनी ने बताया कि 2015 में जहाँ कंपनी का रेवेन्यू 3 करोड़ था, वहाँ से हम सीधा 600, 1200, 1300 करोड़ पर चले गए रेवेन्यू वाइज। और कंपनी ने बताया कि जहाँ पर हम जीरो पे थे, 2016 में जीरो प्रॉफिट था, वहाँ से हम 1650, 300। अब आप ही सोचिए कोई कंपनी 5-6 सालों में 6 करोड़ से सीधा 350 करोड़ पर चली जाए तो हर कोई इंटरेस्टेड होगा। और इसी के चलते आप देख सकते हो जो शेयर होल्डर्स कंपनी में सिर्फ 500 थे, वो 500 से हो गए 16,000, 16,000 से हो गए 3 लाख, 3 लाख से हो गई 4.5 लाख। करंटली 4.5 लाख लोग इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। और ये जो कंपनी है एक नंबर की झोलर कंपनी है। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो ये चीज़ आप कैसे पता कर सकते हो, बैलेंस शीट से पता कर सकते हो। तो कंपनी ने क्या बताया यहाँ पर कि हमारा रेवेन्यू कितना है, 1300 करोड़ का, 1200, 1300, 1400 की रेंज में चल रहा है। समझ में आ गई बात। रेवेन्यू मतलब कितने रुपए का माल बेचा, 1300, 1200 और 1300 का माल बेचा है। बैलेंस शीट में हम गए और हमने अदर एसेट्स में यहाँ पर चेक किया कि कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल कितना है। सो ये ट्रेड रिसीवेबल मतलब इतना पैसा, बिल तो रेज हुआ, ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या है कि पैसा ना बाकी है, सर्विस प्रोवाइड हो गई, माल बेचा, पैसा ना बाकी है। तो आप देखो पिछले साल 1158 करोड़, इस साल 1800 करोड़। 1800 करोड़ मतलब इतना तो रेवेन्यू भी नहीं है कंपनी का पिछले फाइनेंशियल ईयर में। 1400 करोड़ का धंधा किया है, 1800 करोड़ रुपए आने ही बाकी है सामने वालों से, तो फिर आया क्या, कुछ भी नहीं आया। कैसे पता करोगे, रिसीवेबल्स कहाँ पे मिलेंगे, बैलेंस शीट में। सबसे इंपॉर्टेंट फिगर, सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट में अगर आप पहली चीज कोई देखोगे, मेरे हिसाब से रिसीवेबल्स देखो, यहीं पर झोलझाल होते हैं। इस झोलझाल को आप पकड़ना समझ गए, आपने फिर बैलेंस शीट
सीख ली, समझ लो। ये 4.5 लाख लोगों को फिलहाल ये पता नहीं कि वो फंसे पड़े हैं। दिस 4.5 लाख पीपल डोंट नो कि उनको फंसाया गया है। और इसी के चलते यहाँ पर जब ये स्कैम बाहर आया था तो उसके बाद आप शेयर प्राइस देखो, इन्होंने थोड़ा पंप एंड डंप टाइप में किया है। शेयर प्राइस आप देखो ऊपर चढ़ाई और ये ऊपर चढ़ा के 23 रुपीज़ पर आए, 23 से अभी 5 रुपये पर आ गए शेयर प्राइस। खत्म हो गए इन्वेस्टर्स। अब उनका क्या है कि जो इन्वेस्टर्स आए हुए हैं बेचारे, अब जनरली इन्वेस्टर क्या सोचता है कि मेरे 20 रुपये के शेयर 5 रुपये के हो गए, वो बेचता ही नहीं है क्योंकि द लॉस इज़ ह्यूज। आपको 80% का लगभग लॉस हो गया कंपनी में, तो वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कि मैं अभी बेचूंगा नहीं, ये कभी ना कभी तो रिकवर होगा, कभी ना कभी तो 5 से 20 जाएगा, ये कभी नहीं जाएगा। तो अनलेस एंड अनटिल मुझे लगता है कि सेबी इस पर जल्दी कुछ एक्शन भी ले सकते हैं, और मुझे लगता है अब तक लेनी चाहिए थी, जो अभी तक ली नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज मार्केट में जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो ये चीज़ें आपको कहाँ से पता चलनी है? रिसीवेबल्स से। ठीक है, तो रिसीवेबल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, वो आपको देखनी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आप देखना है तो देखो उतना मीनिंगफुल नंबर नहीं है अगेन, कि कंपनी के पास कितना कैश है और लिक्विड एसेट्स कितने हैं, देन बैंक बैलेंस और बाकी चीज़ें यहाँ पर आती है। सो दिस इज योर एसेट साइड। एसेट साइड में मैं कहूँगा कि 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। रिसीवेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिस्टान फूड जैसे कई सारे स्कैम्स आप 2 मिनट में पता कर सकते हो। तो भाई धंधा तो कर रहे हो, पैसा ही नहीं आ रहा है। तो होता क्या है कि देखिए वाई रिसीवेबल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इंडिया में क्या, दुनिया भर में 2 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। 2 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। एक जो कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, एक होते हैं कैश बेस्ड और दूसरे होते हैं एक्रूअल। कैश बेस्ड में क्या होगा कि जब रिवेन्यू कंपनी ने लेट से एचएम लिमिटेड ने 100 बच्चों को पढ़ाया, 100 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया और वहाँ से इनको पैसा मिला लेट से 5 करोड़। मतलब एक हाई प्रोफाइल, कुछ तो भी खतरनाक ही ट्रेनिंग है समझ लो। 5 करोड़ रुपए की ट्रेनिंग उन्होंने दी, 1000 स्टूडेंट्स को समझ लेते। 5 करोड़ रुपए की ट्रेनिंग दी, लेकिन ट्रेनिंग हो गई लेकिन पैसा 1 रुपया भी नहीं आया। तो कैश बेस्ड सिस्टम क्या बोलेगा, भाई तुम रेवेन्यू काउंट ही मत करो इसे रेवेन्यू तुम कब काउंट करना, जब पैसा आएगा। जब 5 करोड़ में से 4 करोड़ ही आगे मान लो, तो ये 4 करोड़ ही तुम रेवेन्यू लिख लो। ये कौन बोलेगा? कैश बेस्ड सिस्टम। लेकिन इंडिया, यूएस और बहुत सारी कंट्रीज में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो एक्यूरल बेसिस पर बनते हैं। एक्यूरल बेसिस क्या बोलती है? माल बेचा, रेवेन्यू लिख लो। जैसे एचएम ने बोला कि हमने 5 करोड़ रुपए की ट्रेनिंग दी लोगों को, तो भाई 5 करोड़ रेवेन्यू लिख लो, हो गया रेवेन्यू, आ गया, बन गया बिजनेस। अब वो पैसे आए नहीं आए, वो फिर इन्वेस्टर्स का और एनालिस्ट का काम है कि पता करना कि यार सही में कुछ चल रहा है या फिर कुछ झोलझाल हो रही है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें, तो ऐसे में एक्यूरल बेसिस में हेडेक आपके ऊपर आ गया अभी। अब आपको वो चेक करना है कि रियल में ये पैसा, धंधा तो किया इन्होंने, पैसा आया कि नहीं आया। रिसीवेबल्स आपको चेक करने पड़ेंगे, राइट। तो रिसीवेबल से आप मेजॉरिटी फ्रॉड जो है वो पता कर सकते हो, राइट। सो रिसीवेबल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, किस हिसाब से वो, वहाँ से आपको पता चलेगा कि कंपनी कितना इन्वेस्ट कर रही है फैसिलिटीज़ में वगैरह, वो तो करना ही पड़ता है। तो बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज आजकल देखें तो डार्क फैक्ट्रीज चलाती है। डार्क फैक्ट्रीज मतलब वहाँ पर फैक्ट्री में कोई आदमी भी नहीं रहता, लेबर भी नहीं रहते और लाइट भी नहीं रहती। रोबोट चलाते तो रोबोट को थोड़ा ना लाइट वाइट की ज़रूरत है, सो दे आर वर्किंग अंधेरे में ही, तो लेबर का काम हो गया। लेकिन फिर भी जैसे BYD करके एक इलेक्ट्रिक कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, EV कंपनी, वो दुनिया की सबसे बड़ी EV कंपनी है, टेस्ला से भी बड़ी। अब वो लोग एक्सपांशन जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि फैक्ट्रीज बढ़ा रहे, ये कर रहे वो कर रहे, चाहे लेबर ना ले, लेकिन ये तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। यहाँ से आपको एक ग्रोथ स्टोरी पता चलती है कि हाउ द कंपनी इज ग्रोइंग। जैसे हम एथर की बात करें, एथर क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में बना रही है। इफ़ यू लुक एट द बैलेंस शीट एंड इसके अगर हम फिक्स एसेट्स देखेंगे तो फिक्स एसेट्स देखिए कैसे बढ़े, 178 करोड़, 300, 335, 500, थोड़ा कम थे 600, 700, लगभग 800 करोड़ से, मतलब 178 करोड़ से सीधा 800 करोड़ पर गए। फिक्स एसेट्स इंक्रीज किए हैं क्योंकि फैक्ट्रीज बनाई हैं, प्लांट्स बनाए हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में ये चीज़ आपको बताती है कि किस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही है, वेदर द थिंग्स आर ग्रोइंग और नॉट, ये आपको मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ से पता चल जाता है। तो ये थी हमारी एसेट साइड, जिसको हमने समझ लिया, और कौन सी टर्मिनोलॉजी को देखना है, कैसे उसे एनालाइज करना है, वो हमने समझ लिया। अब जो दूसरी साइड है वो है लाइबिलिटी एंड इक्विटी। यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। एसेट साइड में 2-3 ही चीज़ें काम की है, इन्वेस्टमेंट्स, रिसीवेबल सबसे इंपॉर्टेंट, देन इन्वेस्टमेंट, एंड देन अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो फिर फिक्स एसेट्स। फिर अगर हम लाइबिलिटी और इक्विटी में आए तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी लंबा हो चुका है। तो कहीं मत जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सेकंड लेक्चर की लिंक मिल जाएगी, चेकआउट कीजिए, अभी देख लीजिए।